बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनेक्टिव टिश्यू की पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ग्राउंड सब्सटेंस और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सेल्स हमने पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर जो आपके पास बेसिक मीडियम है वो आपके पास वाटर है, जिसकी वजह से अगर आप फ्रेश अनस्टेन्ड प्रिपरेशन देखेंगे तो ग्राउंड सब्सटेंस आपको नजर नहीं आता। इस वाटर में 3 बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल्स का हमने जिक्र करना है, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस को हम गैग्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। बहुत सिंपल बातें हैं, 2-3 बातें हमने हर एक के बारे में करनी है। ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस 6 तरह के मौजूद होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट, एक जैसे नाम है सारे हेपारिन। इनमें सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड जो कि सल्फेटेड नहीं होता, बाकी पांचों सल्फेटेड होते हैं। ठीक, इतनी सी बात है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस के बारे में। फिर आता है प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस क्या होते हैं? एक कोर प्रोटीन होती है और उस कोर प्रोटीन के साथ अटैच हुए हुए होते हैं कोई भी सल्फेटेड ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन। इनमें से कोई भी अटैच हुआ होता है कोर प्रोटीन के साथ तो वो बन जाता है प्रोटियोग्लाइकेन। इसमें भी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। फिर आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की तरफ। ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सब्सटेंसेस को अपने ऊपर अटैच कर रहे होते हैं। 2 तरह से कर रहे होते हैं, 2 फंक्शन आप कह सकते हैं। नंबर 1, इनके ऊपर बाइंडिंग डोमेन होते हैं। वो बाइंडिंग डोमेन जो है ना, वो बाकी सारे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के सब्सटेंसेस को अपने साथ चिपका रहे होते हैं। और नंबर 2, हमारे प्लाज्मा सेल के प्लाज्मा लेमा के ऊपर एक इंटेग्रिन प्रोटीन होती है, इंटेग्रिन। ये उस इंटेग्रिन प्रोटीन को भी अपने साथ अटैच कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजों को अडेयर कर रहे होते हैं, अटैच कर रहे होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन 2 मेजर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं हमारे आमतौर पर कनेक्टिव टिश्यू में। उनका नाम है फिब्रोनेक्टिन और लेमिनिन। ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के मेजर ये हैं। ठीक, अलबत्ता कार्टिलेज के अंदर एक और ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कॉन्ड्रोनेक्टिन। एक स्पेशल ये भी पाया जाता है। ठीक, और इसी तरह से बोन के अंदर एक स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोनेक्टिन। नाम याद करना बड़ा सिंपल सा, जैसे बोन के सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स नहीं कहते, तो बस बोन के अंदर प्रोटीन का नाम ऑस्टियोनेक्टिन है। इसी तरह कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, तो इसके क्या नाम है? कॉन्ड्रोनेक्टिन। तो बस नाम से नाम निकल रहे हैं, कोई इसमें ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। ग्राउंड सब्सटेंस बहुत सिंपल सी चीज थी। आगे आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की तरफ। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स बेसिकली अगर पास लॉन्ग सिलेंडर प्रोटीन्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं। किसी कार्टिलेज में कोई कनेक्टिव टिश्यू फाइबर ज्यादा है, सॉरी किसी कनेक्टिव टिश्यू में कोई फाइबर ज्यादा है, किसी में कोई फाइबर ज्यादा है। इस तरह से मुख्तलिफ तरह के फाइबर्स होते हैं। तो 3 बेसिक तरह के फाइबर डिस्कस करने हैं हमने, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स। इनमें से रेटिकुलर फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स ये दोनों बन रहे होते हैं कोलेजन प्रोटीन से, जबकि इलास्टिक फाइबर बनते हैं हमारे पास इलास्टिन प्रोटीन से। ठीक हो गया। तो ये 2 मेजर फाइबर्स जो है ये कोलेजन प्रोटीन से बन रहे हैं। तो इसलिए पहले हम कोलेजन प्रोटीन को डिस्कस कर रहे थे, कोलेजन प्रोटीन में क्या कुछ होता है। तो ये वो डिस्कस करने लगे कोलेजन प्रोटीन को, और हमने इसके बारे में कुछ डिस्कशन करी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोलेजन प्रोटीन की थोड़ी बहुत बातें पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम तीनों टाइप्स ऑफ फाइबर्स को डिस्कस करेंगे। तो कोलेजन प्रोटीन बेसिकली ट्रिपल हेलिक्स की शक्ल में होता है, यानी कोई 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर कोलेजन बना रही होती हैं। इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम नाम देते हैं अल्फा चेन्स का। ठीक है, सारी अल्फा चेन्स में 2 अमीनो एसिड्स कॉमन है, हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन। ये सारे टाइप्स ऑफ अल्फा चेन में होते ही होते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ अल्फा चेन्स मिलकर कोलेजन को बना रही होती है। तो कोलेजन की हमारे पास तकरीबन 20 टाइप्स हम अभी तक ढूंढ चुके हैं कोलेजन की। ठीक हो गया। अच्छा जी, 4 तरह के कोलेजन होते हैं, 4 ग्रुप्स ऑफ कोलेजन को डिस्कस करने लगे हम। सबसे पहले वाले ग्रुप का नाम है फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन। ये वो ग्रुप है जिसने लॉन्ग फाइबर्स फॉर्म करने में रोल प्ले करना है, यानी जो लॉन्ग फाइबर्स बन रहे हैं, ये कौन बनवा रहा होता है? फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन। इसके अंदर शामिल इस तरह के कोलेजन में शामिल होती है कोलेजन टाइप 1, 2, 3, 5 और 11। ये सारे फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन होते हैं। ठीक हो गया। ये देख लिया हमने फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन। फिर दूसरी टाइप है फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन। ये जो फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन होते हैं ये आपके पास जरा छोटे छोटे फॉर्म कर रहे थे, लेकिन इसका काम होता है फिब्रिल्स को आपस में जोड़ना, इन फिब्रिल्स को आपस में एसोसिएट करवाना। ठीक है, इस तरह इस ग्रुप में हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं कोलेजन टाइप 9 और कोलेजन टाइप 12। ठीक है, तो 9 और 12 आपके पास इस वाली कैटेगरी में आ गए। फिर तीसरी कैटेगरी है नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन। ये कोलेजन का ग्रुप जाहिर सी बात है नेटवर्क की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा होगा। कोलेजन टाइप 4 इसमें शामिल होता है। और चौथी कैटेगरी आती है आपके पास एंकरिंग फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन। ये बेसिकली करता है क्या है कि ये देखिए, ये मिसाल के तौर पे आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, तो कोलेजन के फाइबर्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने में, इनफैक्ट कोलेजन के फाइबर्स को एंकर करने में ये रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कोलेजन टाइप 7 कोलेजन टाइप 7 इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। ठीक हो गया। तो बहुत सिंपल था, फिब्रिल फॉर्मिंग ने फिब्रिल फॉर्म करने हैं, फिब्रिल एसोसिएटेड ने फिब्रिल्स को आपस में जोड़ना है,
नेटवर्क फॉर्म ने नेटवर्क फॉर्म करने हैं और एंकरिंग ने इसको एंकर करना है। तो नाम से आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी टाइप ऑफ कोलेजन ने क्या करना है और इनके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। ज्यादातर आपके पास फिब्रिल फॉर्मिंग ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 5 और 11। 1 2 3 5 11 फिब्रिल फॉर्मिंग है। 9 12 फिब्रिल एसोसिएटेड है। 7 आपके पास एंकरिंग है और इसी तरह से 4 टाइप जो है वो आपके पास नेटवर्क फॉर्मिंग है। तो ये देख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं इसमें, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। हर चीज को रट्टा मारना भी वैसे जरूरी नहीं होता। अच्छा, अब हमने देख लिया कोलेजन की क्या टाइप्स होती हैं। कोलेजन को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम अपने तीनों फाइबर्स को पढ़ते हैं, इन कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर, जो 3 तरह के कनेक्टेड टिश्यू फाइबर होते हैं। इन फाइबर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कोलेजन फाइबर्स को। कोलेजन फाइबर्स बने होते हैं कोलेजन टाइप 1 से। ठीक होगा, यहाँ हमने पढ़ा था कोलेजन टाइप 1 फिब्रिल फाइबर कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर्स बने होते हैं कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन से, जो कि फिब्रोब्लास्ट से सिक्रीट हो रही होती है। कोलेजन फाइबर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जब हम लाइट माइक्रोस्कोप कोलेजन फाइबर को देखते हैं तो हमें उसमें फेंट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशंस नजर आती है, यानी हल्की हल्की लाइंस नजर आती हैं, जिससे हमें ये पता चला कि कोलेजन फाइबर काफी सारे कोलेजन फिब्रिल से मिलकर बन रहे हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये कोलेजन फाइबर है, इसमें हमें हल्की हल्की सी लाइंस नजर आ रही हैं। तो उससे हमें पता चला कि ये एक कोलेजन फाइबर काफी सारे कोलेजन फिब्रिल से मिलकर बनता है। ठीक, अच्छा, ये जो फर्दर कोलेजन फिब्रिल है ना, इसके भी स्ट्रक्चर को हमने देखा फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये कोलेजन फिब्रिल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो ये देखिएगा, ये एक कोलेजन फिब्रिल है जो कि काफी सारे कोलेजन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ठीक, तो आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ। कोलेजन मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं कोलेजन फिब्रिल्स। ठीक है, कोलेजन फिब्रिल्स बनाते हैं कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फिब्रिल्स, काफी सारे कोलेजन फिब्रिल्स जो हैं वो आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और ये इनका जो बंडल है वो बनाता है कोलेजन फाइबर्स। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये आप देख सकते हैं एक कोलेजन फिब्रिल के अंदर जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हल्का हल्का सा गैप भी है। ये चीज भी देखनी है आपने। फिर एक और चीज भी देखें, ऐसा नहीं है कि एक फिब्रिल है उसके बिल्कुल ऊपर, दूसरा फिब्रिल बिल्कुल नीचे, बल्कि जो अगला फिब्रिल है वो थोड़ा सा आगे को है। ये आप देख सकते हैं ना, ये थोड़ा सा उससे आगे को निकल रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये इसका जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपने थोड़ा सा, मतलब इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे थ्योरी झाड़ी हुई अच्छी खासी कि वो क्वार्टर आगे निकल जाता है और किस तरह से कोलेजन मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से अरेंज होते हैं। तो ये इसमें ऐसे गप्पे लिखी हुई हैं, कोई इसमें ऐसे डिफिकल्ट चीज नहीं थी। कोलेजन मॉलिक्यूल्स मिलकर बना रहे कोलेजन फिब्रिल्स और कोलेजन फिब्रिल्स मिलकर बना रहे होते हैं कोलेजन फाइबर्स। ठीक, उसके अलावा जब हम स्टेन करते हैं कोलेजन फाइबर को तो हमारे पास एसिडोफिलिक कलर आता है, हल्का सा स्टेन एसिडोफिलिक होते हैं कोलेजन फाइबर्स। कोई इसमें भी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। और कोलेजन फाइबर्स इलास्टिक नहीं होते। इलास्टिक से मुराद है ये खींचने से इनकी लेंथ इंक्रीज नहीं करती, फ्लेक्सिबल होते हैं, मुड़ जाते हैं। थिकनेस इनकी या डायमीटर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन लेंथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती। तो ये कंप्लीटली इन इलास्टिक होती हैं, जिसकी वजह से ये एक जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे पास। समझ में आ गई बात? इन इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है और बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नेचर जो कोलेजन फाइबर्स की है वो आपको समझ में होनी चाहिए। कोलेजन फाइबर्स इन इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक फाइबर जाहिर सी बात है इलास्टिक होंगे, लेकिन कोलेजन फाइबर्स इन इलास्टिक है। मैं रिपीट इसलिए करूँ ताकि ये बात ज़हन में रह जाए कि कोलेजन फाइबर इन इलास्टिक होते हैं। अच्छा, मैं ब्रांचिंग के बारे में बता देता हूँ आपको, बड़ी मतलब उसमें भी कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये मैं बना रहा हूँ काफ़ी सारे कोलेजन फिब्रिल्स। ये देखो जी, कितने सारे कोलेजन फिब्रिल्स मैंने बना दिए। ठीक है, अच्छा, ये सारे कोलेजन फिब्रिल्स मिलके क्या बन गया? एक कोलेजन फाइबर। क्या इस कोलेजन फाइबर की ब्रांचेस हैं? बिल्कुल, एक ये ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, तो कोलेजन फाइबर की ब्रांचेस होती हैं। ठीक हो गया। क्या कोई कोलेजन फिब्रिल भी ब्रांच्ड है? नहीं, कोलेजन फिब्रिल या तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है या बिल्कुल इस तरह का आ रहा है। कोई ऐसा कोलेजन फिब्रिल तो नहीं है ना कि यूं, मतलब इस तरह का कोलेजन फिब्रिल हो ब्रांच वाला, नहीं। तो कोलेजन फिब्रिल्स ब्रांच नहीं शो करते, अलबत्ता कोलेजन फाइबर जो है वो ब्रांच शो करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे उन्होंने ब्रांचिंग की बात की थी। अच्छा, ये जब बातें काफी सारी होती जा रही हैं तो इंशाल्लाह तीनों फाइबर्स को डिस्कस करने के बाद मैं एक टेबल शो करूंगा। उस टेबल में इन तीनों की बातों को एक अच्छे कंपैरिजन से लिखा हुआ है, वो पढ़ने में भी आसानी होती है, समझने में, याद करने में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह उस टेबल से। तो इंशाल्लाह इन तीनों फाइबर्स को डिस्कस करने के बाद हम उस टेबल को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक कोलेजन फाइबर को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर बने हुए हैं कोलेजन टाइप 3 के। ठीक हो गया, किसके बने हुए हैं?
कोलेजन टाइप 3 के। इसमें उस तरह के बंडल्स नहीं फॉर्म हो रहे, लेकिन ब्रांचेस इसमें ढेरों ढेर होती हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क फॉर्म हो रहे होते हैं। जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं ये कोलेजन फाइबर्स की निस्बत काफी थिन होते हैं, इनका डायमीटर काफी कम होता है, लेकिन इनके अंदर भी उसी तरह की बैंडिंग पैटर्न्स या जो स्ट्राइशन वगैरह थी वो चीजें मौजूद होती हैं। ठीक, अच्छा, चूंकि रेटिकुलर फाइबर्स बहुत थिन होते हैं, इसलिए जो हमारी आम एच एंड ई स्टेनिंग होती है उसमें ये खास डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते, नजर नहीं आ पाते। तो इनके लिए खास स्टेनिंग हम यूज करते हैं, जैसे कि सिल्वर स्टेनिंग यूज करते हैं या पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेनिंग। सिल्वर स्टेनिंग में ये ब्लैक कलर के नजर आते हैं, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेनिंग में ये रेड कलर के नजर आते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेटिकुलर फाइबर्स सिल्वर स्टेनिंग में ब्लैक और पीए स्टेनिंग में रेड कलर के। अच्छा, चूंकि सिल्वर स्टेनिंग में ब्लैक नजर आते हैं, यानी कि ये जो सिल्वर है, सिल्वर को अट्रैक्ट करते हैं, अपने साथ अटैच कर लेते हैं, तो ब्लैक कलर के फाइबर नजर आते हैं, इसलिए इनको हम एर्गायरोफिलिक फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी फाइबर की ये जो मतलब मुख्तलिफ तरह की चीज होती है ना, उसको याद रखना है आपने, एर्गायरोफिलिक फाइबर्स। जिस तरह पार्ट 1 की वीडियो में मैस्ट सेल्स मेटाक्रोमेजिया शो करते थे, तो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से रेटिकुलर फाइबर्स एर्गायरोफिलिक फाइबर्स भी होते हैं। तो होगा ये कि एमसीक्यू में उन्होंने लिख देना है एर्गायरोफिलिक फाइबर्स और फलाने फलाने फलाने। ठीक, अगर आपको यही नहीं पता होगा तो पूरा एमसीक्यू बेकार, हमें समझ नहीं आ पाएगा। फिर आगे उन्होंने इसकी लोकेशंस लिखी हुई हैं, ये बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, लिवर में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, बोन मैरो में, इन जगहों पे पाया जा रहा है। और फिर ऑर्गन्स की वॉल्स में भी जो हॉलो ऑर्गन होते हैं, जिस तरह ब्लड वेसल की वॉल में, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, इंटेस्टाइन की वॉल्स में पाया जा रहा है। अच्छा, नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द भी पाया जाता है, वहां पे इसका नाम होता है एंडोन्यूरियम। ठीक है, इसी तरह मसल फाइबर्स के इर्द गिर्द भी पाया जाता है, वहां पे इसका नाम होता है एंडोमाइसियम। ठीक, तो ये आपने देखना है, इसकी लोकेशन है मुख्तलिफ तरह की। तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो इसकी स्टेनिंग थी, और उसके बाद बाकी उन्होंने लोकेशन लिखी हुई है। और फिर आखिर में आता है कि ये कहां से डिराइव हो रहा है। जिस तरह कोलेजन फाइबर हमने कहा था कोलेजन टाइप 1 से बना हुआ है, फिब्रोब्लास्ट से डिराइव हो रहा है। रेटिकुलर फाइबर्स फिब्रोब्लास्ट से भी डिराइव होते हैं, रेटिकुलर सेल से भी डिराइव होते हैं। फिर हमने कहा था जो नर्व के इर्द गिर्द होते हैं, जो रेटिकुलर फाइबर्स नर्व के इर्द गिर्द होते हैं वो शिवान सेल से डिराइव हो रहे होते हैं। जो रेटिकुलर फाइबर्स मसल सेल्स के इर्द गिर्द होते हैं वो स्मूथ मसल सेल से डिराइव हो रहे होते हैं। ठीक, तो 4 तरह की डेरिवेशन हमने यहां से पढ़ी है। स्मूथ मसल सेल से डिराइव हो रहे हैं, शिवान सेल से डिराइव हो रहे हैं, फिब्रोब्लास्ट से और रेटिकुलर सेल से। जबकि कोलेजन फाइबर सिर्फ फिब्रोब्लास्ट से डिराइव होना हमने उनका पढ़ा था। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम टेबल में डिस्कस करेंगे एट द एंड। अच्छा जी, थर्ड टाइप ऑफ फाइबर आते हैं हमारे पास, इलास्टिक फाइबर। थर्ड टाइप कौन से आ गए? इलास्टिक फाइबर। कोलेजन फाइबर बने हुए थे कोलेजन टाइप 1 के, रेटिकुलर बने हुए थे कोलेजन टाइप 3 के। ये बने होते हैं इलास्टिन प्रोटीन के। वैसे इसके अंदर कुछ ना कुछ फिब्रिल्स वगैरह भी होते हैं, वो किस तरह से होते हैं वो हम देखते हैं। 3 तरह के असल में ये इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ना, खैर वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलास्टिक फाइबर्स जो है ये रेटिकुलर फाइबर से भी थिन होते हैं। ठीक है, तो सबसे थिन फाइबर्स है ये। एच एन ई स्टेनिंग में ये लाइट सा एसिडोफिलिक कलर दे रहे होते हैं, इसलिए इनको देखना एच एन ई स्टेनिंग में बड़ा मुश्किल होता है। इनके लिए भी हम स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं। ऑलराइट जी। अच्छा, फिर आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये ना तकरीबन 3 स्टेजेस में फॉर्म होते हैं बॉडी में। कुछ जगहों पे ये स्टेज 1 में रुक जाते हैं, कुछ जगहों पे स्टेज 2 पे, और कुछ जगहों पे फिर फाइनली फॉर्म होते हैं, यानी कि इलास्टिक फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है फिब्रिलिन। ठीक, स्टेज 1 में ये सिर्फ उस पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। ये देखिएगा, ये फिब्रिलिन ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। इस स्टेज में हम इस फाइबर को नाम देते हैं ऑक्सीटेलिन फाइबर्स। क्या नाम देते हैं? ऑक्सीटेलिन फाइबर्स। इस तरह के फाइबर्स कहां पाए जा रहे होते हैं? आपकी स्किन में जो एपिडर्मिस और डर्मिस का जंक्शन है ना, उस जगह पे ये पाए जा रहे होते हैं आपके पास ऑक्सीटेलिन फाइबर्स। और उसके अलावा जोनूल फाइबर्स ऑफ द आई भी पाए जा रहे होते हैं, बहुत थोड़ी जगह पे पाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर जो है सेकेंड फॉर्म, उसमें भी आपके पास होते यही है, ये फिब्रिलिन होती है, लेकिन आपके पास ये आप देख सकते हैं इलास्टिन भी अंदर आना शुरू हो गई है। ठीक हो गया, ये जो ब्लैक कलर की आपको मैंने शो की हुई है, इलास्टिन भी आना शुरू हो गई है। इस तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं डर्मिस ऑफ द स्किन पे, खास तौर पे स्वेटलैंड्स की। ठीक, और फिर जो स्टेज 3 है जिसको हम इलास्टिक फाइबर्स कहते हैं, उसमें 90% आपके पास ये इलास्टिन आ चुकी हुई है। ठीक, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी फिब्रिलिन होती है, और वो भी पेरिफ्री पे, यानी इर्द गिर्द आपके पास फिब्रिलिन होती है और दरमियान में सारी आपके पास इलास्टिन मौजूद होती है। ये आपके पास मेच्योर यानी प्रॉपर इलास्टिक फाइबर है, ज्यादातर जगहों पे यही पाया जा रहा होता है। ठीक, अच्छा, हमें इलास्टिक फाइबर की बेसिक प्रोटीन क्या अगर आपसे पूछा जाए तो वो है इलास्टिन। ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, पहले आपको याद होगा हमने अच्छी खासी डिटेल पढ़ी थी कोलेजन के बारे में। तो कोलेजन बनाते कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। अब जब हम इलास्टिक फाइबर्स पढ़ रहे हैं तो ये जो इलास्टिन प्रोटीन है इसके बारे में भी यार 2-3 बातें तो पढ़ लेनी चाहिए ना।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिन प्रोटीन के बारे में दो तीन बातें उन्होंने बताई हुई हैं। एक तो ये इसके अंदर ग्लाइसिन और प्रोलीन काफी ज्यादा होता है, और इसके अंदर भी दो स्पेशल अमाइनो एसिड होती हैं। जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा था, दो स्पेशल अमाइनो एसिड थे जिनका नाम था हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन। कोलाजन में थे ना ये दो स्पेशल अमाइनो एसिड्स, इसी तरह से इलास्टिन प्रोटीन में भी दो स्पेशल अमाइनो एसिड है जिनका नाम है डेस्मोसिन एंड आइसोडेस्मोसिन। तो कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बड़ी आसान सी बात है ये भी। इलास्टिक फाइबर्स होते कहाँ पे हैं? सारे कनेक्टिव टिश्यू में। जिस तरह कोलेजन फाइबर्स होते हैं उसी तरह इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। अलबत्ता जिन ऑर्गन्स में स्ट्रेच होने वाले काम होने, जिस तरह लंग्स वगैरह हैं या खासतौर पर स्ट्रेच होने वाले काम होने, उन ऑर्गन्स में इलास्टिक फाइबर ढेरों ढेर पाए जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपको पता है ना इलास्टिक फाइबर स्ट्रेच हो सकते हैं, इलास्टिक होते हैं, तो इसलिए उस तरह के ऑर्गन्स में ये ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो ये उन्होंने बताया लंग्स में। और कुछ ऐसे लिगामेंट्स भी होते हैं जिनमें ये इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। उन लिगामेंट्स को हम कहते हैं इलास्टिक लिगामेंट्स। ठीक हो गई बात। तो इस उनकी इलास्टिक लिगामेंट की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि वर्टिब्रल कॉलम में जो लिगामेंटा फ्लेवा होता है वो हमारे पास एक इलास्टिक लिगामेंट है। बस नाम हल्के हल्के से एग्जाम पढ़ ले तो एमसीक्यू में ज़हन में आ जाता है, लिगामेंटा फ्लेवा। ठीक हो गया। अच्छा, एंड में जो नोट लिखा है वो ये लिखा हुआ है, हम आमतौर पर कई बार नाम देते हैं फिब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फिब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है उसमें इलास्टिक फाइबर भी अच्छे खासे हैं और कोलेजन फाइबर भी अच्छे खासे हैं। कोलेजन फाइबर्स कोलेजन टाइप 1 के बने जो होते हैं ना, ये इन्होंने लिखा हुआ है कोलेजन टाइप 1, और इलास्टिक फाइबर्स अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं उसमें। फिर इलास्टिक फाइबर्स कहाँ से बनते हैं ये तो हमने डिस्कस किया नहीं। कोलेजन फाइबर्स बन रहे थे फिब्रोब्लास्ट से, रेटिकुलर फाइबर्स बन रहे थे रेटिकुलोसाइट से, रेटिकुलर सेल से, फिब्रोब्लास्ट से, शुवैन सेल से, स्मूथ मसल सेल से। इलास्टिक फाइबर्स ज्यादातर जगहों पे बन रहे होते हैं फिब्रोब्लास्ट से। कुछ जगहों पे ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो भी इलास्टिक फाइबर को सिक्रीट कर रही होती हैं। तो ये आपके पास आगे के इलास्टिक फाइबर बनते हैं कहाँ से हैं। तो यहाँ पे तीनों फाइबर्स हमारे पास कंप्लीट होते हैं। अब हम एक टेबल में इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं जी। अच्छा, इसमें बातें सारी वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन ये है कि इस तरह टेबुलर फॉर्म में ज़रा एक कंपैरिजन सा हो जाता है और हमारे लिए उसको याद करने में निस्बतन आसानी हो जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं ताकि आपको उसमें बाद में पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, कोशिश की हुई है कि जितनी बातें हमने थ्योरी में पढ़ी हैं वो इसमें कवर की जाएँ। जिस तरह पहले कॉलम में आप देखें तो कोलेजन फाइबर्स का लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों से, सारे फाइबर का लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों से बनते हैं। तो कोलेजन फाइबर कोलेजन टाइप 1 से बन रहे हैं, रेटिकुलर फाइबर कोलेजन टाइप 3 से बन रहे हैं, और इस तरह इलास्टिक फाइबर की डिटेल लिखी हुई है। फिर तीनों में फाइबर्स के अरेंजमेंट्स किस तरह के होते हैं ये चीज़ डिस्कस की हुई है। ठीक है, और फिर उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी लोकेशंस क्या होती हैं। एक और कॉलम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे वो बातें डिस्कस तो की हुई हैं लेकिन एक सेपरेट कॉलम नहीं बना हुआ उनका। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा फाइबर कहाँ से डिराइव होता है? उसमें आप बताएंगे कोलेजन फाइबर फिब्रोब्लास्ट से डिराइव होते हैं, रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलोसाइट से, फिब्रोब्लास्ट से, शुवान सेल से और एंडोन्यूरम से डिराइव हो रहे होते हैं, और इस तरह फिर इलास्टिक फाइबर फिब्रोब्लास्ट से, और जो मैंने बुक में बताया वो आप यहाँ पे भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक हो गया। में डिस्कस करते हैं हम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले पढ़ते हैं मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू को। ये हमारे पास डेवलपिंग एम्ब्रियो में पाया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, स्टार शेप मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं और स्कैटर्ड रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। जो स्टार, ये देखें ना, इस तरह से स्टार शेप मेसेंकाइमल सेल्स हैं। ये सेल्स मुख्तलिफ जगहों पे एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, यानी इस तरह के प्रोसेसेस बना रहे होते हैं और ये प्रोसेसेस आपस में मिल रहे होते हैं। जहां पे ये मिल रहे होते हैं यहाँ पे इन प्रोसेस में पाए जाते हैं हमारे पास गैप जंक्शंस। ठीक हो गई बात, ज्यादा बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर उसके अलावा ये जो सेल्स होते हैं ये माइटोसिस कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस मतलब डिवाइड हो रहे होते हैं, और ये सेल्स प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट क्या मतलब है, ये डिफ्रेंशिएट होके आपके एडल्ट सेल्स बन जाते हैं। जिस तरह हमने बहुत सारे फिब्रोब्लास्ट वगैरह हो गए या इस तरह के ये सेल्स बन जाते हैं। तो ये इसमें बातें थी, इसमें कोई एज सच डिफिकल्ट चीज तो थी नहीं। दो तीन बातें बस सेल्स के बारे में थी कि सेल्स में गैप जंक्शन होते हैं, माइटोटिक होते हैं सेल्स और प्लूरीपोटेंट होते हैं सेल्स कोई, और इसके अंदर कोलेजन टाइप 3 फाइबर्स पाए जा रहे होते हैं या रेटिकुलर फाइबर्स आप कह सकते हैं। तो इसमें कोई लंबे चौड़ी कहानी तो थी नहीं। और एडल्ट में ये मेसेंकाइमल सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह एडल्ट में मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं ना, जहां से आपके पास दूसरे सेल्स बन रहे होते हैं। यार ये देखो ना, ये याद होगा आपको, एडल्ट में हमने पढ़ा था मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स भी होते हैं जिससे एडिपोसाइट्स बनते हैं, फिब्रोब्लास्ट बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एम्ब्रियो के अंदर मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू होता है पूरा, जिससे हमारे फर्दर कनेक्टिव टिश्यूज बन रहे होते हैं। अच्छा, एम्ब्रियो में मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू होता है और एडल्ट्स में दूसरे लूज कनेक्टिव टिश्यू टाइप्स होती हैं। तो मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू से एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक फॉर्म पाई जाती है जिसको हम कहते हैं म्यूकॉइड टिश्यू। ठीक हो गई बात। ये म्यूकॉइड टिश्यू क्या है, एन इंटरमीडिएट बिटवीन द मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर आपके पास हाइलुरोनिक एसिड ढेरों ढेर पाया जा रहा होता है,
और ये एक एबंडेंट जेली लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है इसके अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो जाहिर बात है स्टार शेप थोड़े से आगे निकल चुके होंगे, फिब्रोब्लास्ट के जैसे बनना शुरू हो चुके होंगे, तो स्पिंडल शेप फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास। अच्छा, ये जो म्यूकॉइड टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है? खास तौर पे अम्बिलिकल कॉर्ड का एक मेन कंपोनेंट होता है। तो उस कंपोनेंट को, जो अम्बिलिकल कॉर्ड में जहां पे ये म्यूकॉइड टिश्यू होता है, उसको हम कहते हैं वॉर्टन्स जेली। तो अगर आपसे पूछा जाए वॉर्टन्स जेली क्या होता है, तो आप बताएंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड का वो पोर्शन जो कि म्यूकॉइड टिश्यू बना रहा होता है उसको हम नाम देते हैं वॉर्टन्स जेली। और एडल्ट्स में ये म्यूकॉइड टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये जो बच्चे का वो मतलब आफ्टर बर्थ, एडल्ट तो नहीं, आफ्टर बर्थ आप कह सकते हैं, बच्चे का जो दांत ग्रो कर रहा होता है, ग्रोइंग पल्प ऑफ द टूथ के अंदर पाया जा रहा होता है। इसी तरह विट्रस बॉडी ऑफ द आई में पाया जाता है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में वो जो सेंटर में न्यूक्लियस पल्पोसस होता है उसके अंदर ये म्यूकॉइड टिश्यू पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।